Thank you very much. Good evening to all. Thank you, Preti, for detailing about the indirect tax provisions in the budget. 15 मिनट बचे हैं, दिल की वेदना है। हमने सुना टीवी पे इस बार FM जेटली साहब ने बड़ा शायराना बजट पेश किया है। 4 लाइनों में हमने और फिर ये दिखा देंगे सबको इन हालात में आता है दरिया करना पार हमें। तो 15 मिनट में बहुत दरिया पार करना है, कोशिश करेंगे जितना जल्दी की दरिया पार हो और समझने की कोशिश करेंगे। और सबसे खास बात ये है, शायराना बजट इसलिए भी है, सर्विस टैक्स में जहाँ तक की बात की जा रही है, हम लोगों को बहुत कुछ उम्मीदें थी, बहुत कुछ रिलीफ मिलने की। एक लिमिट है 10 लाख की, कई सालों से चली आ रही है। बात थी कि लिमिट एनहांस होने की बात चल रही थी और भी रैशनलाइजेशन की बात थी। सबसे बड़ी दिक्कत प्रेम जी ने जैसे कहा, डिस्प्यूट लिटिगेशन बहुत है सर्विस टैक्स में। जो एडमिनिस्ट्रेटिव ईज की बात है, कई सालों से दरकार है कि हमारे इनकम टैक्स में प्रोविजनल्स बहुत रैशनलाइज हैं। जो हमारे असेसमेंट्स होते हैं बड़े इजी असेसमेंट्स होते हैं। सर्विस टैक्स में ऐसा कुछ नहीं है, हम कहीं पे भी कैसी भी रिलीफ नहीं कर सकते। कमिश्नर अपील लेवल तक हमें कुछ नहीं मिलेगा, अगर कुछ रिलीफ मिल सकता है ट्रिब्यूनल तक मिल सकता है। तो कहीं ना कहीं उम्मीद ऐसी करी जा रही थी कि जो एडमिनिस्ट्रेटिव ईज है वो प्रोवाइड की जाए एसएससीज को, लेकिन ऐसा कुछ नहीं मिला। टैक्स बेस बढ़ाने के सारे इन्होंने कदम अपनाए हैं। तो शायराना बजट इसलिए भी बोल रहा हूँ कि तकलीफ जब होती है तो शायरी बोलता है और अपने गम को दूर करने का प्रयास करता है। लाइकवाइज जयंती जी ने कहा कि गाने गाते जाओ, शायरी गाते जाओ और दर्द झेलते जाओ। सो आई विल बी डिटेलिंग द समरी ऑफ मेजर चेंजेस। 10-11 जो मेजर चेंजेस हैं उनके बारे में पहले बताएंगे। केसीसी किसान क्रेडिट कार्ड सुनते आए थे, अब किसी जो कल्याण सेस है कि केसी जो इन्होंने इंप्लीमेंट किया है, दैट इज 0.5% ऑफ द वैल्यू ऑफ द टैक्सेबल सर्विसेज। इट वुड बी एप्लीकेबल फ्रॉम 1 जून ऑनवर्ड्स, thereby raising the tax of rate of tax to 15% from 14.5%। खास बात ये है सेल्वेटिबल है, सेल्वेट क्रेडिट मिलेगा। अकॉर्डिंगली रूल्स में इन्होंने बदलाव किए हैं, सेल्वेट क्रेडिट रूल्स में भी चेंज किए हैं। और जो अभी तक स्वच्छ भारत सेस में 0.5% जो लगता था उसमें हमें सेल्वेट का क्रेडिट नहीं मिलता था। केसीसी में सेल्वेट क्रेडिट मिलेगा। बड़ी तकलीफ ये होगी कि बड़ा डिस्टर्बिंग सा होगा, 14% की सर्विस की मेन वैल्यू पे हम सेल्वेट देंगे, आधे % स्वच्छ भारत पे सेल्वेट नहीं लेंगे, आधे % केकेसी पे सेल्वेट लेंगे। तो कैलकुलेशन बहुत कॉम्प्लिकेटेड होने वाली है। ऑल द सर्विसेज ऑफ द गवर्नमेंट टू द बिजनेस एंटिटी, जो भी गवर्नमेंट बिजनेस एंटिटी को सर्विसेज प्रोवाइड करती है एक्सेप्ट रेंटिंग, कुछ परव्यू से बाहर रखी गई थी, लेकिन अब गवर्नमेंट कोई भी सर्विस देती है किसी भी बिजनेस एंटिटी को, दैट वुड बी टैक्सेबल एज फार एज द प्रोविजंस ऑफ द बजट 2016 आर कंसर्न्ड एंड इट वुड बी एप्लीकेबल फ्रॉम 1 April 2016। Rate of service tax shall be determined in case of new levies as per the point of taxation rules 2011। जो भी नए लेवीज आएंगे, जैसे स्वच्छ भारत सेस आया, पॉइंट ऑफ टैक्सेशन रूल से गवर्न नहीं था, सेंट्रल क्रेडिट नहीं मिल पा रहा। अभी जितने भी नए लेवीज लगाएंगे तो वुड बी गवर्न बाय द पॉइंट ऑफ टैक्सेशन रूल्स। कलेक्ट करने का भी मैकेनिज्म होगा और सेंट्रल मिलने का भी मैकेनिज्म होगा। दिस इज अ वेलकम स्टेप। रेट ऑफ इंटरेस्ट हैज बीन रैशनलाइज्ड। पहले रेट ऑफ इंटरेस्ट बड़ी अजीब सी कर दी थी, 18%, 24%, 30%। अब केवल 2 सिंपल रेट कर दी हैं, दैट वुड बी 15% एंड 24%। 15% तब होगी जब हमारे पास टैक्स कलेक्ट नहीं हुआ है। जो मैं बोल रहा था क्रॉसिंग अप कंसेप्ट में, कई बार ऐसा होता है सर्विसेज ऐसी रेंडर करते हैं, टैक्स अलग से कलेक्ट नहीं करते हैं, हमें अपने पास से जमा कराना होता है। अगर ऐसा कोई केस है तो 15%, और ऐसे केसेस जहां पर हमने टैक्स कलेक्ट कर दिया है, जमा नहीं कराया है, फ्रॉम द डे फर्स्ट दैट इज आफ्टर द ड्यू डेट ऑफ द पेमेंट ऑफ टैक्सेस 24% की ब्याज लगेगी। बहुत हैवी ब्याज है। डेटरेंस है। नॉर्मली सर्विस टैक्स में हम लोगों ने देखा है, एज अ काउंसिल, एज अ चार्टर्ड अकाउंटेंट, हमारे क्लाइंट्स सर्विस टैक्स कलेक्ट कर लेते हैं, लेकिन याद आती है जब रिटर्न भरने का टाइम आता है। तो दिस इज अ डेटरेंस फॉर द टैक्स पेयर कि टाइम पे आप सर्विस टैक्स जमा कराइए जो भी कलेक्ट किया है। सर 12% उन केसेस में जब 50 लाख तक का टर्नओवर है। सर 50 लाख तक का अगर हमारा टर्नओवर है तो हमारे ऊपर रिसीट बेसिस पे सर्विस टैक्स है, एक्रूड बेसिस पे नहीं है। 15% कैसे डिसाइड होगा? सर 15% इस तरीके से डिसाइड होगा कि मैंने बिल रेज किया किसी क्लाइंट को और मेरे पास पैसा आ गया उसका, लेकिन मेरी इंक्लूसिव वैल्यू है सर्विस टैक्स की, अलग से चार्ज नहीं है। तो उस केस में मैं 15% की स्लैब में जाऊंगा, और अगर मैंने सेपरेटली चार्ज करके उसे रिसीव कर लिया है उस केस में मैं 24% सेपरेटली चार्ज किया है, लेकिन पेमेंट नहीं आया तो उसे जमा नहीं कराना। 50 लाख तक की वैल्यू को जमा नहीं कराना। ड्यू हुआ टैक्स अगर बड़ी सर उस केस में तो फिर जमा कराना पड़ेगा। उस केस में सर अगर नहीं जमा कराना 24% लगेगा।
The period of limitation has been extended under section 73 from 18 to 30 months। कवायद है असेसीज को और गिरने की 18 महीने। अभी भी डिपार्टमेंट को लगता है शॉर्टफॉल है नोटिस इशू करने के लिए। बड़ी अजीब सी बात यह है, कहीं ना कहीं गवर्नमेंट की पॉलिसीज ऐसी आ रही है जो डेटर करने की कोशिश कर रहे हैं उनको रिलीज देते हैं, जो चोरी करके बिल्कुल कॉल्यूजन मिसस्टेटमेंट या फिर इवेजन करने के बाद टैक्सेस चोरी करने के बाद उनके लिए जो टाइम लिमिट जो फ्रेम थी दैट वाज 5 इयर्स वो रिटेन रही है। और जो नॉर्मल एसएससीज हैं जिन्होंने कोई चोरी नहीं करी, कहीं रिटर्न में गलती हो गई या कहीं बुक्स ऑफ अकाउंट्स में कोई मिस्टेक हो गई, उस केस में नोटिस इशू हुआ है तो 18 महीने लेट होती थी, 18 महीने का टाइम होता था वो 30 महीने कर दिया है उनको भी फेरने के लिए। दैट इज नॉट इन फैक्ट आई थिंक अ वेलकम स्टेप फ्रॉम द साइड ऑफ द गवर्नमेंट। सीनियर एडवोकेट की बात हुई, सीनियर एडवोकेट पे टैक्स लगने लगेगा फॉरवर्ड चार्ज में। जो भी सीनियर एडवोकेट सर्विसेज रेंडर करेंगे अपार्ट फ्रॉम बिजनेस एंटिटीज, जो बात आ रही थी आपने कहा कि केवल एडवोकेट्स के लिए, उसमें मेंशन है अपार्ट फ्रॉम बिजनेस एंटिटीज जो भी अगर सर्विसेज देंगे दैट वुड बी चार्ज, यानी जो अपार्ट फ्रॉम बिजनेस एंटिटी सर्विस दे रहे हैं टू द अदर फॉर्म ऑफ एडवोकेट्स और टू अनदर एडवोकेट। लाइकवाइज इसके साथ साथ एक और चीज चलती थी, जो आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल होते थे उसमें जो मेंबर्स होते थे जो ट्रिब्यूनल को सर्विसेज देते थे और उसको कोई फीस चार्ज करते थे, वो अभी तक एग्जेम्प्ट थे, उनकी एग्जेम्पशन हटा दी। सर्विसेज प्रोवाइडेड टू आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल विल henceforth बी टैक्सेबल। रिवर्स मैकेनिज्म चलना था एडवोकेट्स पे उसका सर सीनियर एडवोकेट्स के केस में फॉरवर्ड चार्ज लगेगा, अदर देन सीनियर एडवोकेट्स रिवर्स चार्ज में रहेगा। सीनियर एडवोकेट सर सीनियर एडवोकेट की जैसे कि सर्टिफाइड बार काउंसिल ने किया, कई जगह क्या होता है जैसे ये कहीं ना कहीं स्टेप इसलिए लगाया गया है जो हाई कोर्ट्स है सुप्रीम कोर्ट्स हैं उनमें जो सीनियर एडवोकेट्स हैं दे चार्ज वेरी हैवी फीस और बहुत हाई ब्रैकेट वाले टैक्स पेयर्स हैं उनको कहीं ना कहीं टैक्सेशन में लेने के लिए स्टेप लिया गया है। तो उस केस को चीज के लिए कहा गया है सीनियर एडवोकेट्स क्लासिफाइड होते हैं, 50 इयर्स की स्टैंडिंग होती है हाई कोर्ट में या सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन उनको क्लासिफाई करती है तो दे गेट अ स्टेटस ऑफ सीनियर एडवोकेट। उसके अलावा सारे जूनियर एडवोकेट्स हां कोर्ट जस्टिफाई सर कोर्ट जस्टिफाई कर कोर्ट देता है जैसे सुप्रीम लेकिन वो हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट में ही देता है ना, जहां बार काउंसिल देती है सजेशन, बार काउंसिल देती है आता है कि हाई जैसे सुप्रीम कोर्ट में पूरे अलग रूल्स हैं सीनियर एडवोकेट्स के, दे कैन नॉट फाइल अ न्यू केस, वो एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड फाइल करेगा। लाइकवाइज देयर आर रूल्स फॉर सीनियर एडवोकेट्स। सीनियर एडवोकेट पे तो आप टैक्स नहीं काटना, आपको रिवर्स में बाकी सब पे एज जैसे पहले आते थे वैसे चलता है। जो प्रोसिक्यूशन की बात हुई, प्रोसिक्यूशन में भी वेलकम स्टेप है। टैक्स लेने के बाद अगर 6 महीने तक जमा नहीं कराया है और वो अमाउंट अगर 2 करोड़ से एक्सीड कर रहा है तभी प्रोसिक्यूशन इनिशिएट होगा, अदरवाइज नहीं होगा। जो वेलकम स्टेप नहीं है, मोनो रेल और मेट्रो रेल तक अभी तक जो भी सर्विसेज हम लोग प्रोवाइड कर रहे थे, हमारे क्लाइंट्स कई सारे ऐसे हैं जो कॉन्ट्रैक्टर्स हैं और जो कंस्ट्रक्शन में लगे हुए हैं, जैसे लखनऊ में रेल का काम चल रहा है, देयर आर क्लाइंट्स हु आर प्रोवाइडिंग सर्विसेज टू लखनऊ मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन। अब इस तरह के कोई भी कॉन्ट्रैक्ट्स जो 1 मार्च 2016 के बाद एंटर किए गए हैं उन केसेस में टैक्स लगेगा, उनको कोई एग्जेम्पशन नहीं है। मोनो रेल मेट्रो रेल के जो भी क्लाइंट्स हैं कॉन्ट्रैक्टर्स हैं उन सबके ऊपर टैक्स लगेगा। लाइकवाइज जो मूवर्स एंड पैकर्स कंसेप्ट था उसमें कुछ छूट दे रखी थी नॉर्मल ट्रांसपोर्टेशन के अलावा। नॉर्मल ट्रांसपोर्टेशन के केस में क्या होता है कि हमारे पास जो अमेंडमेंट थी दैट वाज इनफैक्ट 30% की वैल्यू पे हमारे टैक्स लगता था और मूवर्स एंड पैकर्स वाले केस में 25% की वैल्यू पे टैक्स लगता था। अब मूवर्स एंड पैकर्स अगर मैं अपना हाउस होल्ड गुड शिफ्ट करा रहा हूँ और मूवर्स एंड पैकर्स की मैं मदद दे रहा हूँ तो उसको भी 30% के टैक्स ब्रैकेट में ले आए हैं, यानी 5% की वैल्यू पे 14% के हिसाब से टैक्स ज्यादा लगेगा। ओपीसी और एचयूएफ अभी तक डिफाइन नहीं थे कहीं पे भी कैसे टैक्स पे करना है, उनको डिफाइन कर दिया क्लियरली, उनको भी क्वार्टरली बेसिस पे टैक्स जमा करना है, मंथली बेसिस पे नहीं करना। अगर बशर्ते 50 लाख तक का उनका टोटल टर्नओवर है। एनुअल रिटर्न जैसा कि प्रेम भाई ने बताया एक नया कंसेप्ट लेके आ रहे हैं, देयर वुड बी अ सेपरेट एनुअल रिटर्न बट इट विल बी स्पेसिफाइड कि कौन से क्लासेस ऑफ असेसीज पे लगेगा। कुछ स्पेसिफिक क्लासेस ऑफ असेसीज होंगे उन्हीं पे लगेगा, उसके अलावा किसी और पे नहीं लगेगा। डिस्प्यूट रिजोल्यूशन मैकेनिज्म के बारे में प्रेम जी ने डिस्कस किया। कृषि कल्याण सेस के बारे में मैंने बताया इट इज 0.5% और सेगमेंटेबल है। साथ ही साथ इसके बारे में मार्च 16 तक दी हुई है जिसका पेमेंट आपको बाद में जून 16 एप्लीकेबल होना है। अगर कोई सर्विसेज आपने जून 16 से पहले दी हुई है जिसमें कृषि कल्याण सेस नहीं लगाया है और उसका पैसा अगर आपके पास जून 16 के बाद आता है तो आपको अपनी पॉकेट से कृषि कल्याण सेस देना पड़ेगा, क्योंकि पेमेंट रिसीव बेसिस पे पॉइंट ऑफ टैक्सेशन रूल में टैक्स पे करना है, तो दिस इज नॉट अ वेलकम स्टेप। ये लॉटरी पे
वहाँ पर वासवी जी ने बताया टीडीएस में कुछ नरमी दिखाई गई है, लेकिन यहाँ पर लॉटरी के डिस्ट्रीब्यूटर्स के केस में नरमी खत्म कर दी है। पहले रिवर्स चार्ज होता था, अब डायरेक्ट चार्ज हो गया है। सर्विस टैक्स की एप्लीकेबिलिटी उनके ऊपर लगा दी गई है। हालांकि डिस्प्यूटेबल मैटर है, देयर आर नॉट मेनी केसेस वेयर द कोर्ट्स हैव हेल्ड कि जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लॉटरी है दैट इज नॉट अ सर्विस, बट स्टिल दिस मैटर वुड बी कंटेस्टेड। ये नेगेटिव लिस्ट में चेंज है, बड़ा खतरनाक चेंज जो उन्होंने किया है। एजुकेशन सेक्टर को इन्होंने नेगेटिव लिस्ट से हटा के एग्जेम्प्टेड सर्विसेज की लिस्ट में डाल दिया है। हमारे सर्विस टैक्स में प्रोविजन है, एक नेगेटिव लिस्ट डिफाइंड है। नेगेटिव लिस्ट में अगर हमें कोई चेंज करना है तो हमें पार्लियामेंट का अप्रूवल चाहिए। लाइकवाइज एग्जेम्प्टेड लिस्ट क्या है, एग्जेम्प्टेड लिस्ट में अगर कोई चेंज करना है तो कोई पार्लियामेंट का अप्रूवल नहीं चाहिए। सेंट्रल बोर्ड ऑफ एक्साइज एंड कस्टम्स एक सर्कुलर जारी करेगा, एक नोटिफिकेशन जारी करेगा, रेट बढ़ानी है, कम करनी है, अमेंडमेंट बढ़ानी है, कम करनी है, या उसको टैक्स के दायरे में लाना है, वो विदाउट एनी पार्लियामेंट्री अप्रूवल उसको टैक्स के दायरे में ले आएंगे। जो इन्होंने चुपचाप से स्टेप करा है, एजुकेशन सर्विसेज को इन्होंने नेगेटिव लिस्ट से हटा के एग्जेम्प्टेड लिस्ट में डाल दिया है। इंटेंशन कहीं ना कहीं ऐसी लगती है कि आने वाले समय में, नजदीक समय में जो एजुकेशन सर्विसेज दी जा रही है उन पे किसी तरह से टैक्स लगाने की कोशिश रहेगी गवर्नमेंट की। द एजुकेशन सर्विसेज ऑफ प्री स्कूल में सारी चीजें कवर कर लेंगे, प्ले ग्रुप भी कवर कर सकते हैं, हायर सेकेंडरी रिकॉग्नाइज्ड डिग्री कोर्सेज, इवन रिकॉग्नाइज्ड डिग्री कोर्सेज भी छोड़े नहीं है, सर्टेन अप्रूव्ड वोकेशनल कोर्सेज, और हो सकता है हमारे चार्टर्ड अकाउंटेंसी कोर्स में भी सर्विस टैक्स लग जाए। As already told by me that all services of government to business entity made taxable. Earlier only support services were taxable. Now they have shifted and they have changed the provisions that all the services of government to a business entity would be taxable henceforth from the coming session. सर पहले आ चुका है, लेकिन इन्होंने जो बिजनेस सपोर्ट सर्विस की डेफिनेशन पहले बहुत वाइड थी और बहुत क्लियर नहीं थी। अब उन्होंने वो कह दिया कि सारी सर्विसेज पे टैक्स लगेगा। वही वाला हाँ, 8 जनवरी वाले को ओवररूल कर दिया। 8 जनवरी वाले को ओवररूल कर दिया और उन्होंने कह दिया सारी सर्विसेज पे टैक्स लगेगा। मतलब बिल्कुल क्लियर इन्होंने डिफाइन कर दिया गवर्नमेंट की सारी सर्विसेज पे टैक्स लगेगा। लाइकवाइज अप टिल नाउ द स्टेज कैरेज का कंसेप्ट ये होता है कि एक ऐसी कैरेज, एक ऐसा व्हीकल जो 6 से ज्यादा पैसेंजर को कैरी करता हो और मल्टीपल स्टेजेस के लिए पैसेंजर को कैरी करता हो। आगरा से बस चली, अलीगढ़ तक जाना है, बीच में हाथरस भी रुकेगी, उससे पहले सादाबाद भी रुकेगी, उसके बाद कहीं और भी रुकेगी। दैट इज अ स्टेज कैरेज कि छोटी छोटी दूरियों के लिए पैसेंजर्स को कैरी कर रहे हैं। स्टेज कैरेजेस को इन्होंने अभी तक एग्जेप्ट किया हुआ था, लेकिन अभी स्टेज कैरेजेस जो एयर कंडीशन स्टेज कैरेजेस हैं उनको उन्होंने टैक्स के दायरे में ले आए हैं। नाउ जो भी हम लोग वॉल्वो से या जो एसी शताब्दी बस वगैरह होती है उसे ट्रेवल करते हैं, दे वुड ऑल बी कमिंग अंडर द टैक्स रेट 1/6/2016 से। ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स फ्रॉम आउटसाइड इंडिया टू इंडिया मेड टैक्सेबल। कुछ अच्छी भी हो सकती है, कुछ बुरी भी हो सकती है। एक नई चीज ले आए हैं, अगर बाहर से कोई भी व्हीकल, कोई भी वेसल से, शिपिंग लाइन से कोई भी अगर गुड्स इंडिया में आ रहे हैं, इंडिया की टैक्सेबल टेरिटरी में आ रहे हैं, अभी तक उनमें सर्विस टैक्स का दायरा नहीं था, अब उसको सर्विस टैक्स के दायरे में ले आए हैं। आपने कोई भी माल इंपोर्ट किया, जो आपने वेसल हायर किया, उसमें जो भी आपने ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस या जो भी उसके लॉजिस्टिक चार्जेस हैं पे किए, दैट वुड ऑल बी कवर्ड अंडर द सर्विस टैक्स रेट। लेकिन फायदेमंद चीज ये है कि चूंकि सर्विस टैक्स के दायरे में ले आए हैं, उसको टैक्सेबल कर दिया है, तो उससे पीछे जो भी स्टैंडर्ड क्रेडिट है वो आप ले सकते हैं। कई बार ऐसा होता है कि स्टैंडर्ड क्रेडिट हम पूरा अवेल नहीं कर पाते हैं या हमें दिक्कतें आती हैं, तो कहीं ना कहीं उसको भी रेशनलाइज करने की कोशिश की है। आप स्टैंडर्ड क्रेडिट उस केस में आप ले सकते हैं। ये रिवर्स चार्ज में आएगा सर, फॉरेन अगर शिप लाइनर्स हैं उस केस में रिवर्स चार्ज होगा, अगर इंडियन शिप लाइनर्स हैं उस केस में डायरेक्ट चार्ज होगा। वो पहले से था ऑलरेडी। Changes in exemptions as detailed. Exemption in case of services provided by a senior advocate, they have been brought in the tax net. Exemption provided by an arbitral tribunal has been withdrawn. IIM के कोर्सेज हैं, 2 साल के PGM जो कोर्सेज हैं, इनका मैक्सिमम जो कोर्स IIM में हम लोग कैट के थ्रू जो एडमिशन लेते हैं, दिस इज फॉर दिस कोर्स PGPM that has been clearly mentioned as far as the exemption is concerned. 5 साल का इंटीग्रेटेड कोर्स है, उसको भी इन्होंने एग्जेम्पशन प्रोवाइड कर दी है। फोक आर्टिस्ट के केस में जो लिमिट है, they have increased the limit from 1 lakh to 1.5 lakh. The limit was up till 1 lakh.
जिस पे उनको टैक्स नहीं देना होता था, नाउ इट हैज बीन इंक्रीज्ड टू 1.5 लाख। एग्जेम्पशन टू ऑनगोइंग गवर्नमेंट कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट्स, गवर्नमेंट के लिए आप कोई भी काम कर रहे हैं जो इस तरह की डेफिनेशन में डिफाइंड है, जैसे कि प्रेम जी ने बताया, एजुकेशनल, क्लिनिकल एंड आर्ट और कल्चरल एस्टेब्लिशमेंट और अ रेसिडेंशियल कॉम्प्लेक्स प्रीडोमिनेंटली मेंट फॉर सेल्फ यूज। एक कुछ एनोमली थी, उस एनोमली को रिड्यूस किया है इन्होंने, डू अवे किया है। लो कॉस्ट हाउसिंग में सबसे बेनिफिट इन्होंने दिया है। अभी तक लो कॉस्ट हाउसिंग में डेफिनेशन थी द हाउसेज व्हिच हैव बीन the schemes which have been approved by the affordable housing वो होते हैं जिनका 60 स्क्वायर मीटर से कम का एरिया होता है इंडिविजुअल ड्वेलिंग यूनिट्स का। लेकिन अब स्टेट गवर्नमेंट की भी कोई स्कीम है, कई बार क्या होता है कि जो लोकल नगर निगम है या लोकल जो डेवलपमेंट अथॉरिटीज हैं, दे आर फ्लोटिंग लॉट मेनी स्कीम्स एज फार एज द अफोर्डेबल हाउसिंग स्कीम्स आर कंसर्न्ड टू प्रोवाइड रिलीफ टू दोस अफोर्डेबल हाउसिंग स्कीम्स। इन्होंने स्टेट गवर्नमेंट की भी अगर कोई स्कीम है उसको भी छूट दे दी है अफोर्डेबल हाउसिंग स्कीम कैटेगरी में। मोनो रेल और मेट्रो रेल पे इन्होंने एग्जेम्पशन विड्रॉ कर ली है। लाइकवाइज जैसे गवर्नमेंट कंस्ट्रक्शन की बात हो रही थी, इसी तरह से एयरपोर्ट एक्टिविटीज के लिए या पोर्ट एक्टिविटीज के ऑनगोइंग कंस्ट्रक्शन के लिए एक एनोमली थी जिसको इन्होंने टैक्सेबल कर दिया था बीच में, उसमें दोबारा से इन्होंने राहत दे दी है। 1/4/2015 से 29/2/2016 तक इस तरह के कोई कॉन्ट्रैक्ट्स हैं तो दे वुड बी आउटसाइड द scope of service tax, they would be exempted. Transport of passengers by stage carriage, जो मैंने आपको बताया, it has been taxable. Inward transportation of goods by air, बड़ी अजीब सी बात है, जो inward transportation है through ship vessel, that has been taxable, that has been made taxable. लेकिन अगर हवाई जहाज से कोई inward transport हो रहा है, that would be outside the tax net. अगर आप हवाई जहाज से कोई इंपोर्ट कर रहे हैं, कोई सामान मंगा रहे हैं आउटसाइड इंडिया से कोई सामान मंगा रहे हैं, दैट वुड बी आउटसाइड द परव्यू ऑफ सर्विस टैक्स। वहीं पे अगर आप समुद्र के जहाज से या पानी के जहाज से मंगाते हैं, दैट वुड बी ब्रॉट अंडर द सर्विस टैक्स नेट। हो सकता है एयरलाइंस कंपनी को बेनिफिट देने के लिए, उन पे प्रमोशन के लिए ये कर दिया हो। हाँ जी सर, डाकखाने से बाहर पोस्ट ही आएगी, सामान तो नहीं आएगा। और मतलब जितनी भी लॉजिस्टिक कंपनी है, मेरे ख्याल से आई डोंट थिंक दैट इंडियन पोस्ट इज प्रोवाइडिंग सर्विसेज कि हम बाहर से सामान मंगा सके, पोस्ट मंगा सके। और पोस्ट को टैक्सेबल कर दिया बिजनेस एंटिटी, इंडियन पोस्ट को टैक्सेबल कर दिया कुछ बेसिक सर्विसेज को छोड़ के। ये कुछ नई एग्जेम्पशंस इन्होंने प्रपोज करी है। एन्युटी अंडर द नेशनल पेंशन स्कीम, तो 40% उसको उस समय मिल जाएगा कम्युटेशन और 60% उसको एन्युटी स्कीम लेनी पड़ेगी, एक पेंशन प्लान लेना पड़ेगा किसी भी पेंशन प्लान जो प्रोवाइड करती है कंपनी उससे। तो इन्होंने जो भी पेंशन प्लान प्रोवाइड करेगी एनपीएस का, जो भी एन्युटी स्कीम प्रोवाइड करेगी कंपनी, उसको सर्विस टैक्स में छूट दे दी है। दिस इज टू प्रमोट द एनपीएस। सेबी के कुछ सर्विसेज होते हैं जो अभी तक टैक्सेबल थे, उसको भी इन्होंने टैक्स के दायरे से बाहर कर दिया है। लाइकवाइज ईपीएफओ जो ऑर्गेनाइजेशन है अपने मेंबर्स को कुछ सर्विसेज देती थी, वो टैक्स के दायरे में थी, उनको टैक्स के दायरे से बाहर कर दिया है। आईआरडीए की सर्विसेज को टैक्स के दायरे से बाहर कर दिया है। कुछ जो कौशल विकास योजनाएं हैं, दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना, उसके जो ट्रेनिंग पार्टनर्स हैं, बहुत बड़ी एक सर्विस प्रोवाइडर्स की चेन आई है जो स्किल डेवलपमेंट मिशन में लगी हुई है। स्किल डेवलपमेंट मिशन के जो भी ट्रेनर्स हैं या जो भी असेसर्स हैं, उनको भी टैक्स के दायरे से बाहर कर दिया है इन्होंने। ये रेल ट्रांसपोर्टेशन में कुछ अमेंडमेंट किए हैं, बहुत कोई मेजर अमेंडमेंट नहीं है। जीडीए का मैं डिस्कस कर चुका हूँ। हाउस होल्ड गुड्स को अगर आप ट्रांसपोर्ट करा रहे हैं, पहले आपको 60% की अमेंडमेंट किया, वो रह गई 70%। अब आपको 70%, पहले 70 थी, अब 60 रह गई। लाइकवाइज द फोरमैन ऑफ अ चिट फंड, ही वुड आल्सो बी ब्रॉट अंडर द सर्विस टैक्स नेट। रेंट अ कैब में एक एक्सप्लेनेशन इन्होंने ऐड कर दी है। अभी तक क्या होता था, कई केसेस ऐसे आए होंगे कि कॉस्ट ऑफ फ्यूल को एक्सक्लूड किया था रेंट अ कैब सर्विसेज को चार्ज करने के लिए। तो अब इन्होंने स्पेसिफिकली मेंशन कर दिया है जो भी आपको अमेंडमेंट या एग्जेम्पशन मिलेगी, टोटल वैल्यू पे आपको कैलकुलेट करनी है, उसमें फ्यूल की कॉस्ट को आप अलग नहीं रख सकते। स्टेज कैरेज कवर हो चुका है, ट्रांसपोर्टेशन बाय वेसल भी कवर हो चुका है। साथ ही साथ एक टूर ऑपरेटर के साथ भी इन्होंने राब्ती की है। इन्होंने टूर ऑपरेटर की अमेंडमेंट कम कर दी है।
अगर पैकेज टूर है, टूर ऑपरेटर दो तरह से टूर प्रोवाइड करते हैं, एक केवल प्लेन बुकिंग करके अपना कमीशन ले लेते हैं, उस केस में पहले अमेंडमेंट 90% थी, अभी भी 90% है। एक दूसरा केस ऐसा होता था कि टूर ऑपरेटर जो भी टूर सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं वो इंक्लूसिव पैकेज देते हैं, उसमें होटल को कितना दिया या अलग से कैरेज को कितना दिया या रेंट जो कैब रेंट पे लिया उसको कितना दिया वो मेंशन नहीं होता, वो कंप्रिहेंसिव पैकेज देते हैं। उस कंप्रिहेंसिव पैकेज में पहले 25% की वैल्यू पे टैक्स लगता था, अब 30% की वैल्यू पे टैक्स लगेगा। कंस्ट्रक्शन सेक्टर में प्रेम जी ने डिस्कस किया है, जो छोटे घर होते थे जिनमें 2000 स्क्वायर फुट से कम का एरिया या 1 करोड़ से कम की उसकी कॉस्ट होती थी, उसमें हमें अमेंडमेंट ज्यादा थी 75%, अब वो घटा के 70% पे कर दी है। उसका करीब करीब इम्पैक्ट जो है दैट वुड बी कमिंग टू अराउंड 0.72% ऑफ द सर्विस टैक्स, 0.72 की वैल्यू ज्यादा लगेगी। These are effective from मैडम from 1 अप्रैल। आरसीएम में म्यूचुअल फंड एजेंट या डिस्ट्रीब्यूटर पे पहले रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म था, जो भी इस तरह के एजेंट होते थे उनका टैक्स कंपनी पे करती थी, अब वापस इन्होंने भी पहले रिवर्स चार्ज था, अब उसको डायरेक्ट चार्ज में ले आए हैं, फॉरवर्ड चार्ज में ले आए हैं। सर्विस टैक्स रूल्स में चेंज है, 1% कंपनी और एचयूएफ दे कैन पे टैक्सेस ऑन क्वार्टरली बेसिस। एक सिंगल टैक्स सिंगल प्रीमियम पॉलिसी है, उसमें टैक्स को रेस्पोर्ट 7.75% होता था, अब जो सिंगल प्रीमियम पॉलिसी है उसमें टैक्स की रेट 1.4% ऑफ द टोटल प्रीमियम चार्ज रहेगी। फाइलिंग ऑफ एनुअल लेटर ऑफ सर्विस टैक्स इंट्रोड्यूस, एनुअल लेटर फाइलिंग का प्रोसीजर ले आए हैं, अभी डिटेल नहीं है ये कैसे रहेगा, किन असेसीज पे रहेगा, लेकिन रहेगा जरूर रहेगा, और उसको फाइल करने के बाद 30 दिन का रिवाइज करने का भी पीरियड है, नहीं फाइल करने में पेनल्टी सेम है, दैट वुड बी अ मैक्सिमम ऑफ 20,000 रुपीस। कुछ सेपरेट क्रेडिट रूल्स में चेंजेस करे हैं जो वेलकम है। इनपुट में डेफिनेशन चेंज करी है, 10,000 रुपए तक की कैपिटल गुड्स जो हैं वो हम सीधे अदर देन कैपिटल गुड्स सीधे हम इनपुट्स की डेफिनेशन में लेके सेम ईयर में कंज्यूम कर सकते हैं। पहले कैपिटल गुड्स को 50% फर्स्ट ईयर में, 50% बाद में। अब 10,000 रुपए तक की कोई भी आप इनपुट कैपिटल गुड्स खरीदते हैं तो देखिए के लिए सामान बेच रहा हूं तो उस पे मैं इनपुट सर्विस को डिस्ट्रीब्यूट भी कर सकता हूं। अभी तक क्या होता था, जो भी मेरे पास इनपुट सर्विस क्रेडिट या इनपुट मेरे पास टैक्स क्रेडिट है, मैं अपनी अलग-अलग यूनिट्स में डिस्ट्रीब्यूट कर सकता था एज द डिस्ट्रीब्यूटर ऑफ सेपरेट क्रेडिट। लेकिन बाहर जो आउटसोर्स के लिए मैं सामान बेचता था उस पर मैं सर्विस टैक्स को या अपने इनपुट टैक्स क्रेडिट को डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर सकता था। अब मैं अगर चाहूं तो जो आउटसोर्स मेरी पार्टी है उसको भी मैं सेपरेट क्रेडिट को पास आउट कर सकता हूं। पहले सीक्वेंस था सेपरेट क्रेडिट का, उसको भी डिलीट कर दिया है। एक इसमें पॉइंट है स्पेशल रूल फॉर राइट्स ग्रांटेड बाय गवर्नमेंट। स्पेशल रूल फॉर राइट्स ग्रांटेड बाय गवर्नमेंट, दे हैव कवर्ड द केसेस वेयर द गवर्नमेंट इज सेलिंग द स्पेक्ट्रम। हम लोगों ने बहुत सुना 2G 3G सब चीजें देख रहे हैं, गवर्नमेंट स्पेक्ट्रम की ट्रेडिंग कर रही है, स्पेक्ट्रम बेच रही है। जो स्पेक्ट्रम ट्रेड होगा, स्पेक्ट्रम बिकेगा, उसमें भी सर्विस टैक्स के प्रोविजंस लगेंगे, सर्विस टैक्स एप्लीकेबिलिटी लगेगी। पहली बार गवर्नमेंट बेच रही है तो भी लगेगी, और हैंसफोर्थ अगर कोई कंपनी किसी दूसरी कंपनी को स्पेक्ट्रम यूज परमिट कर रही है, नॉर्मली हमने देखा है कि ऐसे कई सारे केसेस आए हैं जहां अलग-अलग टेलीकम्युनिकेशन कंपनीज आपस में स्पेक्ट्रम शेयरिंग कर रही हैं और फिर वो यूजर फीस चार्ज करती हैं। तो अगर स्पेक्ट्रम शेयरिंग भी है तो उस केस में भी सर्विस टैक्स लगेगा। ये राइट्स वाली बात हो रही है, बड़ा डिस्प्यूटेबल मैटर है, इसमें ऑलरेडी केसेस चल रहे हैं। कोर्ट ने कहा है कि स्पेक्ट्रम ट्रेडिंग इज नॉट सर्विसेज, इट इज सेल। तो अभी इट हैज टू बी क्लियर कि किस तरीके से चीजों को करेंगे आगे ये लोग। पॉइंट ऑफ टैक्सेशन रूल में मैंने बताया, जो भी नई लैंडी लगेगी, जो भी स्वच्छ भारत सेस के बाद जैसे केकेसी है या इसके बाद कोई और भी सेस लेके आते हैं, दैट वुड बी कवर्ड अंडर द पॉइंट ऑफ टैक्सेशन रूल्स। उसमें टैक्सेशन पॉइंट ऑफ टैक्सेशन रूल्स के हिसाब से लगेगा। लिमिटेशन का पीरियड इंक्रीज कर दिया, 30 मंथ्स कर दिया है। इंटरेस्ट रेट बढ़ा दिया है अगर आपने टैक्स ले लिया और जमा नहीं कराया। दैट वाज ऑल फ्रॉम माय साइड। आई होप दैट आई हैव मेड इट ऑन टाइम, और जो भी टाइम मिला उसमें जो भी कोशिश हो सकती थी। थैंक यू ऑल फॉर द पेशेंस हियरिंग। थैंक यू।